हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व की जो हमारी टॉपिक चल रही थी गतिमान आवेश यानी मूविंग चार्ज के सेकंड लेक्चर में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते आवेश का पथ या आवेश की गति कैसी होने वाली है, उसके सेकंड केस में जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं कि जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत गति करता है, तो उसका पथ कैसा होता है या उसकी गति कैसी होती है। तो उसके लिए हम करते क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र को हम लेते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। हमने मान लिया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र हम ले रहे हैं जिसकी दिशा क्या है? कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत गति कर रहा है, अभिलंबवत गति कर रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए चित्र। तो ये किसकी दिशा है, किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और इसमें कोई आवेश क्यों है? कोई एक आवेश क्यों है जो इसमें लंबवत गति कर रहा है, लंबवत प्रवेश करता है या लंबवत गति करता है। ठीक है, कैसे गति कर रहा है? लंबवत। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस ओर है? अंदर की ओर है। ठीक है, कैसे गति कर रहा है? लंबवत। ध्यान दीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, इसके अभिलंबवत गति कर रहा है, 90 अंश के कोण पर सामने की ओर गति कर रहा है। ठीक है, तो हम कुछ केसेस लेते हैं। अगर ये आवेश यहां पर होता है, गति करता है, कितने वेग से? v वेग से, तब क्या होता है? बल के किधर लगता है, ये चीज हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं, उससे समझेंगे तो आसानी होगी। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि इसमें जो पथ होने वाला है वो वृत्ताकार होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र आवेश को गोल गोल घुमाने वाला है। कैसा घुमाने वाला है? गोल गोल घुमाने वाला। सीधी सी बात है, जब गोल गोल आखिर में हम जानेंगे ही तो फिर चित्र अच्छे से ही, डायग्राम अच्छे से ही हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु यहां पर ले रहे हैं, एक बिंदु यहां पर ले रहे हैं और एक बिंदु यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु यहां पर ले रहे हैं, यहां पर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंदर कर लीजिए ताकि अच्छे से चित्र बने, है ना। ठीक, तो अगर आवेश Q इधर गति करता, इस बिंदु पर लंबवत इस ओर गति करता, नाम देंगे बिंदु का, तो ये P, Q, R और S। ठीक है, और Q पर कई केसेस हो सकते हैं, या तो सामने की ओर गति करे, ऊपर की ओर गति करे, बाईं ओर गति करे, नीचे की ओर गति करे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो बाहर, अंदर बाहर तो गति करने का नहीं, क्योंकि ये समांतर हो जाएगा कि अब इसके या तो ऊपर गति करेगा या तो नीचे गति करेगा, या तो आगे हमारी ओर आएगा या तो हमसे दूर जाएगा। तो ये जब हमारी ओर आए तब क्या होगा? ये जब आवेश Q जो है ऊपर की ओर गति करे, इसमें बाईं ओर गति करे, आवेश Q जो है किधर गति करे? बाईं ओर गति करे, तब क्या होगा? और जब नीचे की ओर गति करे आवेश Q, तब क्या होगा? चलिए हम पहले बल की दिशा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला चीज जो बल है, चुंबकीय बल, वो कितना आने वाला है? तो चुंबकीय बल कितना आने वाला है, ये चीज हम देखते हैं। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल
F इज इक्वल्स टू कितना होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये चीज तो हमने पढ़ा है। अब इस बल की डायरेक्शन क्या बताई गई थी कि V सदिश क्रॉस B सदिश, यानी V से B जाएंगे तो हमको किसकी डायरेक्शन मिलती है, बल की डायरेक्शन मिलती है, बल की दिशा मिलती है। किसकी दिशा मिलती है, बल की दिशा मिलती है। तो इसमें बल क्या होने वाला है, V किधर है, V किधर है, V है सामने की ओर, V किधर है, V है सामने की ओर, और जो आवेश है वो किधर गति कर रहा है, V है अंदर की ओर, V सामने है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक है। तो अंगूठा सामने, V अंगूठा अंदर रखना है, चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा अंदर, V कहाँ है, सामने, तो V से किधर जाना, B की ओर, V सामने है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो V से D जा रहे हैं, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर। हमने बताया था V से B जाने पर अंगूठा बताएगा बल की दिशा। तो V किधर है, सामने की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। तो सामने से हमको किधर जाना, अंदर, तो सामने से अंदर जाएंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। यानी यहाँ पर जो बल लगेगा आवेश पर, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, केंद्र की ओर, यानी अंदर की ओर होगी, ऊपर की ओर। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर जाएगा। यहां पर देखिए अब किधर गति कर रहा है, ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, तो V से किधर जाना, B की ओर, V से B किधर है, अंदर, V से B किधर जा रहा है अंगूठा, बाईं ओर। तो यानी अब की बार जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, बाईं ओर लगने वाला है। बल हर जगह समान रहेगा क्योंकि बदल तो वैल्यू कोई नहीं रही है, बस थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तब भी वही सेम आने वाला है। अब की बार V किधर है, V है बाईं ओर, किधर है चुंबकीय क्षेत्र, भीतर, तो V सामने है, B किधर है, अंदर, V से B जाएंगे, तो V से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ है, नीचे की ओर आ रहा है। तो अब की बार बल किधर लगेगा, अंदर की ओर, यानी हर जगह बल केंद्र की ही ओर है। अगर यहां पर देखा जाए तो अब की बार वेग किधर है, वेग की डायरेक्शन नीचे है, हमको किधर जाना है, अंदर, V से B की ओर। तो V है ये, V नीचे की ओर है, B किधर है, अंदर की ओर। तो नीचे से अंदर जाएंगे, अंगूठा किधर जा रहा है, दाहिने हाथ से करना है, ये भी किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा नेट चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है, नेट बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। तो सभी बल किधर लग रहे हैं, अंदर की ओर, किधर लग रहे हैं, अंदर की ओर। यानी कि जो आवेश है वो कैसा गति करता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में जब लंबवत प्रवेश करेगा कोई आवेश तो उसका पथ कैसा होने वाला है, वृत्ताकार होने वाला है। तो उसका पथ कैसा होने वाला है, वृत्ताकार होने वाला है। लीजिए कौन सी गति कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है। अगर ये वृत्ताकार गति कर रहा है तो इसकी कुछ त्रिज्या भी तो होनी है, इसकी कुछ त्रिज्या भी तो होनी है। त्रिज्या क्या होगी, ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। तो जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो पथ कैसा बनता है, तो कैसी गति होने वाली है, तो आवेश की गति जो है वो वृत्ताकार होने वाली है। आवेश कौन सी गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कौन से पथ पर गति करेगा आवेश, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कौन करा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकीय बल लगा करके इधर इसे किधर घुमा रहा है, अंदर की ओर, और अंदर की ओर मतलब गोल गोल घुमा रहा है और अंदर की ओर एक बल लगा रहा है। हमको पता है जब भी कोई आवेश किसी सर्कुलर मोशन में गति करता है, हम भी साइकिल जब चलाते हैं, देखो चलाते चलाते जब साइकिल चलाते हैं तो हमको अंदर की ओर एक बल महसूस होता है, और वो बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल। कौन सा बल होता है, वो अभिकेंद्र बल होता है। तो हम यहाँ पर अब क्या पढ़ेंगे, अभिकेंद्र बल। तो अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा तो वो कौन देगा, सबसे पहली चीज गोल गोल कौन घुमा रहा है। अभिकेंद्र बल खुद का बल नहीं होता, आवश्यक अभिकेंद्र बल, क्योंकि अगर हम गोल गोल घूमेंगे तो अंदर की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और यहाँ पर अंदर की ओर वो बल कौन दे रहा है, अंदर की ओर वो बल कौन दे रहा है, ये वाला F कौन उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल
किसके बराबर होगा? चुंबकीय बल के बराबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो उत्पन्न हुआ है। तो ये याद रखिए, अभिकेंद्र बल खुद का बल नहीं होता, ये किसी दूसरे का बल होता है। समझ में आई बात? ये खुद का बल नहीं होता, किसी दूसरा कोई उत्पन्न करता है इसको। तो यहाँ पर कौन उत्पन्न कर रहा है? अंदर की ओर कौन सा बल लगा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र से गोल गोल घुमा रहा है। तो अभिकेंद्र बल कौन उत्पन्न कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर लग रहा है और अभिकेंद्र बल भी अंदर होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं। अभिकेंद्र बल क्या होता है? m द्रव्यमान की जब वो कोई वस्तु v वेग से किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करती है तो बल कितना होता है? mv²/r। mv²/r होता है ये अभिकेंद्र बल। चुंबकीय बल हमको पता है कितना होगा? q vd sin, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग के मध्य कोण 90 डिग्री। तो v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। v से v को हम क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से वेग का मान निकालना चाहें तो वेग का मान कितना आएगा? r को कहां पर भेजना पड़ेगा? ऊपर। तो ये बन जाएगा qbr और अपॉन में m कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा वेग। क्या बन जाएगा? ये हमारा वेग बन गया। वेग का फार्मूला हमारा आ गया। ठीक है, ये किसका फार्मूला आ गया हमारे पास? वेग का। तो अगर इतना वेग होगा, आवेश, ये द्रव्यमान किसका है? m किसका है? आवेशित कण का द्रव्यमान है। ठीक है, कोई भी कण द्रव्यमान तो होना ही होना उसका। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब आगे हम निकालते हैं। तो हमारा तो वेग निकल आया। अगर हम यहां से त्रिज्या निकालने की ओर जाते हैं तो जो पथ बन रहा है वो वृत्ताकार है। तो त्रिज्या क्या निकल के आती? त्रिज्या क्या निकल के आती? तो त्रिज्या क्या निकल के आती? यानी r क्या निकल के आता? तो r बराबर, r यहां से निकालते, r निकालते तो r को ऊपर, बाकी सबको नीचे। तो r एक तरफ यानी r बराबर सामने। ये तो 90 डिग्री कितना बन गया? ये वैल्यू हमारी 1 हो गई, इससे कोई मतलब नहीं। तो QB कहाँ जाता? नीचे। और R कहाँ था? ऊपर। तो QB चला जाता किसके नीचे? MV के नीचे। तो ये बन गया हमारा MV/QB। तो जैसे जैसे वेग बढ़ता है, देख लीजिए, त्रिज्या भी बढ़ती है। तो वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ती है। ये कहाँ पर होगा तो आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या निकल आई है। अब हमको क्या निकालना है? अब हम निकालेंगे विशिष्ट आवेश। क्या निकालेंगे? विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो एकांक द्रव्यमान, क्यों कोई एक आवेशित कण है जिसके एकांक द्रव्यमान पर जो भी बल लगता है वो विशिष्ट आवेश होता है। यानी इसको लिखा जाता है Q/m से। तो Q/m यहाँ से कितना निकल के आएगा? अगर हम Q/m की बात करेंगे, विशिष्ट आवेश की बात करेंगे, तो Q m को कहाँ ले आएंगे? नीचे लाएंगे। तो Q के बटे में हम देखिए यहाँ से ही देख लेते हैं। Q और m एक तरफ रखेंगे, Br ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा? वेग के नीचे। तो ये वेग के बटे में कौन आ गया? B/r। ये हमारा क्या बन गया? तो ये हमारा मिल गया विशिष्ट आवेश। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमें मिल गई हैं। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो एक ये लगातार गति करेगा। जब तक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तब तक ये बल लगता रहेगा। यानी ये कुछ एक चक्कर में समय भी तो लेगा। तो जब त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ है, तो गोल गोल घूम रहा है, तो एक चक्कर में कितना समय लेने वाला है वो चीज निकालते हैं, यानी आवर्तकाल। अब हम निकालेंगे जो आवेशित कण है उसका आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम T से लिखते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, ये होता क्या है? तो आवर्तकाल होता क्या है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। आवर्तकाल होता क्या है उसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होती है आवर्तकाल की? कि एक चक्कर में लगा समय। तो आवेशित कण यानी Q द्वारा, आवेश द्वारा एक चक्कर में, इस वृत्ताकार पथ के एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा? एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो ये दूरी कितनी होती है? हमने बताया था ये जो दूरी होती है ये कितने के बराबर होती है? ये दूरी हमेशा क्या होती है? 2 पाई इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है? r।
तो ये दूरी कितनी होती है हमेशा, वृत्ताकार पथ की परिमाप या परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, और इसका वेग तो हमें पता ही है कितना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, समय बराबर दूरी, कितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में, 2 पाई r, और बटे चाल कितना है, v। अगर हम v का मान यहाँ से निकालने जाएंगे, v या r का मान कुछ भी रखेंगे, क्यू बी आर अपॉन एम, इसमें हम v का मान रखेंगे क्यू बी आर अपॉन एम, 2 पाई r अपॉन क्यू बी आर बाई एम, ये है हमारा v का मान। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, r से r हो जाएगा कैंसिल आउट, m कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा t का जो फार्मूला निकल के आएगा, t का जो मान निकल के आएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई m और अपॉन में क्यू बी। तो ये याद रखिए कि जो ये समय आया है, जो ये आवर्तकाल आया है, क्या ये वेग और क्या ये वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो ये त्रिज्या r और v दोनों पर निर्भर नहीं करता है, दोनों पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जैसे v बढ़ेगा वैसे r बढ़ जाएगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, जितना हम वेग बढ़ा रहे हैं उतनी ही दूरी हमको बार बार तय करनी पड़ रही है, तो ये तो होगा नहीं। अब आवर्तकाल निकल आया है, अब हम निकालने जाएंगे आवृत्ति, क्योंकि आवर्तकाल जब निकलने को आता है तो आवृत्ति भी निकल के आती है। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसको हम f से भी लिखते हैं और कहीं कहीं n से भी लिखा जाता है। तो ये होता क्या है, इसको हम कैसे क्या करते हैं, तो आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में लगे चक्कर, एक सेकंड में लगे चक्करों की संख्या, एक सेकंड में लगे चक्करों की संख्या, एक सेकंड में वो कितनी बार घूमा, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या को ही क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकंड में देखिए, एक चक्कर कब लगते हैं, जब t समय आवर्तकाल लगता है। देखिए t आवर्तकाल में कितने चक्कर लगते हैं, एक चक्कर लगते हैं। t आवर्तकाल में कितने चक्कर लगते हैं, एक चक्कर के लिए कितना समय लगता है t, तो यानी एक चक्कर के लिए कितना समय लगता है t, ठीक है। तो t समय के लिए कितना चक्कर लगेगा, एक चक्कर, तो t समय के लिए कितना चक्कर लगेगा, एक चक्कर। तो t समय में एक चक्कर लगता है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, 1/t चक्कर। एक सेकंड में जो भी चक्कर लगते हैं उसी का क्या नाम है, आवृत्ति या आवर्तकाल। तो f बराबर देखिए कितने चक्कर लग रहा है, 1/t, तो आवृत्ति बराबर फार्मूला हो गया 1 आवर्तकाल। तो यहाँ से हम अगर t का मान रखने जाएंगे तो f बराबर t बटे का उल्टा कर देना है, यानी कि इसमें q भी ऊपर चला जाएगा और 2 पाई m कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यही क्या बन जाएगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। अब तीसरा जो है वो क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट बचा है उसका नाम है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति याद रखिए, कोणीय आवृत्ति को कोणीय वेग के नाम से भी जानते हैं, कोणीय आवृत्ति को कोणीय वेग के नाम से भी जानते हैं, तो कोणीय वेग के भी नाम से जानते हैं। कोणीय वेग को किससे लिखते हैं, ओमेगा से। तो ये किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर कोण के आधार पर कितना विस्थापन हुआ। तो सबसे पहली चीज, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, जब वेग कोणीय है तो विस्थापन भी क्या होगा, कोणीय होगा। समय तो हमारा वही रहेगा, कोणीय विस्थापन बटा समय, बस वेग अगर कोणीय ले रहे हैं तो विस्थापन भी कोणीय होगा। तो कोण के आधार पर विस्थापन कितना हो रहा है, कोण के आधार पर विस्थापन, ये आधा 180, ये नीचे 360, तो पूरा का पूरा कोण के आधार पर कितना विस्थापन होता है, कोण के आधार पर विस्थापन होता है पूरा एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना कोण बनता है, ये हमारा एक चक्कर में 180 यानी पाई, फिर एक चक्कर में कितना कोण बनेगा, फिर अगला पाई, टोटल कितने पाई बने, 2 पाई। 2 पाई को 360 अंश कहते हैं, और अपान में समय कितना लगता है एक चक्कर के लिए, t। तो हम यहाँ से वैल्यू अगर जब रखने जाएंगे t की, तो t की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2 पाई m अपॉन में
क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 पाई से 2 पाई हो जाएगा कैंसिल, क्यू बी कहाँ चला जाएगा ऊपर, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है क्यू बी अपॉन एम, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है 2b अपॉन एम। तो हमारी इतनी चीजें मिल गई हैं। तो ये है हमारा, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ पर एक गति करता है, यानी उसका पथ कैसा हो जाता है वृत्ताकार, वो गोल गोल घूमेगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। एक नंबर आना है तो आना है, ये आएगा तो आएगा, 100% आना है, 100% इसका, चाहे एक ही नंबर का कोई क्वेश्चन आए, आएगा जरूर, ठीक है। तो अगर ये गोल गोल घूमेगा तो अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगता है, और वो अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल प्रदान कर रहा है। तो यहाँ से हम वेग की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू और विशिष्ट आवेश के साथ साथ आवर्तकाल कितना होता है, आवृत्ति कितनी होती है और कोणीय वेग कितना होता है, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हमने निकाल लिया है। अब जो इसका थर्ड केस है, हमने क्या बताया था, इसका एक थर्ड केस जो है वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि थर्ड केस कैसे होता है। इसका यूज और पहले वाले का यूज, दोनों का यूज हम थर्ड वाले केस में करने वाले हैं। तो आप तैयार रहिए, थर्ड वाला भी आने वाला है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक, वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में लिख करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।